हेलो एवरीवन, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के एक और लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेंशन मेंबर के थ्योरी पोर्शन। तो अब तक हम लोग डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर के सारे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज से हम लोगों का स्टार्ट होना है टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल। तो क्योंकि टेंशन मेंबर बहुत छोटा यूनिट है और हम लोग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक जो आज का क्लास होगा, इसमें हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया बन जाएगा कि टेंशन मेंबर के न्यूमेरिकल्स कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल का क्लास रखेंगे, लेकिन उसके बीच में जो हम लोग 2-3 दिन का गैप रखेंगे, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डिफरेंट टाइप के बुक्स से देखिए, उससे आप लोगों को जो डाउट क्रिएट होता है वो डाउट मुझे बताइए। उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट वाला क्लास रखा जाएगा कि जितने ज़्यादा डाउट्स होंगे उतने ज़्यादा उनको क्लियर करने का यहाँ बोर्ड पे चांस मिलेगा। तो आज के क्लास में हम लोग पहले कुछ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ए फ्लैट ऑफ साइज 150 mm by 12 mm इज यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर इन अ रूफ ट्रस। इट कैन बी कनेक्टेड बाय टू अल्टरनेट मेथड्स ऑफ रिवेटिंग शोन इन फिगर। ये दो फिगर दिए हुए हैं, दोनों मेथड से आपको बोल रहा है कि आपको ये टेंशन मेंबर में है 150 by 12 mm का ये प्लेट है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन दैट द फ्लैट कैन कैरी इन बोथ केसेस if diameter of rivet is 22 mm and the permissible tensile stress in flat is 150 megapascal। अब कह रहा है कि दो टाइप से हम लोग रिवेटिंग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक चेन रिवेटिंग होता है, दूसरा आपका डायमंड रिवेटिंग होता है। तो अब वो कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग दोनों टाइप का लेते हैं तो पहले एक वाला टाइप लेंगे, फिर दूसरा वाला टाइप लेंगे, तो दोनों केसेस में आपका मैक्सिमम टेंशन फोर्स कितना ये कैरी कर सकता है। तो अब हम लोगों के पास दो पार्ट है। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1, इस 1 का ये पार्ट 1 है और ये हमारे पास पार्ट 2 है। अब एक एक करके क्या निकालना है, मैक्सिमम टेंशन फोर्स जो ये कैरी कर सकता है। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है बेसिक, जो होता है P इजिकल टू ए नेट इंटू सिग्मा AT। इसी फॉर्मूला में ही हमारा डिजाइन भी बेस्ड है और इसी से हमारा टेंशन फोर्स भी आएगा। ये है वो टेंसाइल फोर्स P जो कोई भी मेंबर कैरी करता है, और वो होता है हमारा ए नेट, जो नेट एरिया होता है किसी भी प्लेट या एंगल या मेंबर का, और वो मल्टीप्लाइड बाय जो परमिसिबल स्ट्रेस है एक्सियल टेंशन के केस में। अब इस केस में आपको सिग्मा AT दे दिया है क्वेश्चन में, वो कैलकुलेट करने कह रहा है P। तो P कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, अब ए नेट पहले निकालना होगा, सिग्मा AT आपको गिवन है। तो आपके गिवन कंडीशंस में क्या क्या है, गिवन में है आपका पहला कि प्लेट साइज ये आपको गिवन है 150 mm by 12 mm। ये गुड प्रैक्टिस होता है कि आप सारे गिवन कंडीशंस को लिखें, इससे आपको एक क्वेश्चन में फिर बार बार रीड करने का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको गिवन कंडीशन सारे यही मिल जाते हैं, और ये एक अच्छा प्रैक्टिस भी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। उसके बाद फाई जो कि आपको नॉमिनल डायमीटर है, ये 22 mm है, ठीक है। ग्रॉस डाया हम लोग निकाल लेंगे, तो ये 22 प्लस 1.5 हो जाएगा, तो ये 23.5 mm हो जाएगा। एक्सियल टेंशन सिग्मा AT आपको इस केस में Fy नहीं गिवन है। अगर Fy गिवन होता तो आपको 0.6 इंटू Fy लेना पड़ता। इस क्वेश्चन में आपको 150 गिवन है, इसलिए आप सिर्फ 150 ले रहे हैं, बट आप ये 150 का वैल्यू वैसे याद मत रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आएगा तो वो आपके साथ थोड़ा सा चेंज कर सकता है कि वो आपको 250 के बदले 415 दे दे। तो उस केसेस में आपको अगर आप 150 याद रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको दिया हुआ है 150, तो ये 150 न्यूटन पर mm² आपको गिवन है, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। अब ये कह रहा है कि आपको ए नेट अब आपको P निकालना है। तो P निकालना है तो सबसे पहला चीज आप क्या निकालेंगे, ए नेट। अब ये हम लोग केस 1 की बात कर रहे हैं, पहले ऊपर वाला कंडीशन ये वाले में। इसमें क्या हो रहा है, ये 150 वाइड है और 12 mm थिक का प्लेट है, ये इस गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, और इसके आपको सारे पिच और गेज डिस्टेंस आपको गिवन है। 75 आपको पिच भी है, 75 आपको गेज भी है, ठीक है। उसका एंड डिस्टेंस आपको 50 है और एज डिस्टेंस भी आपको 50 ही होगा, वो आपको गिवन नहीं है, उसका आपको अभी काम भी नहीं है। अब आप ये समझिए कि जो आप रिवेटर कनेक्शन में करते थे, उस पर जब आप टीयरिंग चेक करते थे तो आप क्या करते थे, आप जैसे इधर फोर्स लग रहा है, ये मेंबर आपको इस तरफ फोर्स है, ये मेंबर यहाँ आपका एंड हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो पहला वाला लाइन है ये आपका गवर्न करेगा, क्योंकि आप दूसरे वाले लाइन में जब आते थे तो आपको पहले वाले लाइन के रिवेट वैल्यू भी ऐड हो जाते थे उसमें। तो अब आपका पहला वाला लाइन, अगर आप इसका बात करें, अब ये चेन रिवेटिंग है, तो चेन रिवेटिंग कैसे फेल होगा, ये अगर आप सेक्शन इसका नाम देते हैं 1, यहाँ 2
इसका नाम 3 और यहाँ बाहर में 4। अगर आप सेक्शन 1 2 3 4 कंसिडर करते हैं तो चेन रिवेटिंग का फॉर्मूला क्या होता था आपका, B माइनस एन डी इंटू टी, यही आपका एन निकलता था चेन रिवेटिंग के केस में। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लाना चाहेंगे कि आप 1 2 और आप ये वाला पाथ लाना चाहेंगे, इसको अगर आप 5 6 नाम देंगे तो ये तो हुआ आपका B माइनस एन डी इंटू टी, ये हो गया आपको फॉर 1 2 3 4। अब आप ये लाना चाह रहे हैं कि अगर आपका 1 2 3 4 में नहीं फेल हो गया, आप 1 2 5 6 में आप देखना चाह रहे हैं। अब ये 1 2 5 6 के केस में क्या हो रहा है कि आप जब 1 2 3 4 लेते थे तो आपको क्या हो रहा था कि ये डिस्टेंस 75 था, ये डिस्टेंस भी आपका 75 था। तो जब आप 1 2 3 4 में टियर करते, जब आप चेक क्यों करते हैं तो आपका क्या होता है कि दो होल का जो आपका होल है ये माइनस हो जाता है, तो इस हिसाब से आपका फेलियर आप कंसिडर करते हैं। जब आप 1 2 5 6 में लेने जाते हैं तो ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका 75 से ज्यादा है। तो जब आपको, अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि प्लेट ये 2 से फेल होने के बाद आप ये कंसिडर करना चाह रहे हैं कि वो 5 पे फेल होगा, लेकिन इस वाले डिस्टेंस को कवर करने से पहले ही तो उसको ये वाला डिस्टेंस पड़ता है, क्योंकि ये आपको डायगोनल डिस्टेंस है, ये 75 है, ये 75 है, ये ऑब्वियसली आपको 75 से ज्यादा होगा। तो जब 75 से ज्यादा होगा तो इस केस में प्लेट कभी यहाँ से टियर होते होते यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, वो प्लेट अपना नेक्स्ट वाले होल क्या कर, जब प्लेट टियर होता है तो वो आपको नियर वाला जो आपका फेलियर, जो आपका पॉसिबिलिटी होता है वो उसको सर्च करता है। तो जब आप एक फोर्स लगता है, जब वो यहाँ से फोर्स लगना शुरू करता है तो वो यहाँ पे एक होल देखता है, तो वो क्या होता है, प्लेट यहाँ से यहाँ टियर हो जाता है। अब जब वो यहाँ से यहाँ तक टियर हो चुका है, मतलब अब उसमें एक टेंशन फोर्स उसको टियरिंग जनरेट कर रहा है। तो जब वो जनरेट कर रहा है तो वो नेक्स्ट जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जहाँ पे वो फेल आगे बढ़ सकता है, वो वहां बढ़ेगा ना, जो उसका फार्देस्ट डिस्टेंस होता है वहां वो बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी चेन रिवेटिंग के केस में आपको ये इस तरह से स्टैगर्ड पाथ नहीं हम लोग लेते हैं। तो इसलिए आपका चेन रिवेटिंग के केस में जो फेलियर मोड है वो सिर्फ फॉर 1 2 3 और 4 होता है। तो जब ये वाला करता है तो ये हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं रिवेटेड कनेक्शन में। बी आपको 150 है माइनस एन डी, मतलब 2 इंटू 23.5 डायमीटर ऑफ होल लेते हैं हम लोग, इंटू अब थिकनेस ऑफ प्लेट। तो थिकनेस ऑफ प्लेट आपको कितना है, 12 mm है। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1236 mm स्क्वायर के अप्रॉक्स। ये चेक कर लेंगे। तो जब ए नेट आपका 1236 आ जाएगा तो आपका पी कितना आ जाएगा, ए नेट इंटू सिग्मा 80 होता था, तो ए नेट 1236 mm स्क्वायर इंटू सिग्मा 80 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपको आ जाएगा 185.4 किलो न्यूटन। ये है आपका परमिसिबल आपका टेंशन फोर्स, मैक्सिमम टेंशन फोर्स जो कि आपका ये सेक्शन कैरी कर सकता है इन कंडीशंस के साथ। 150 mm बाई 12 mm का प्लेट होगा, उसमें आपको ये पिच एंड ये गेज डिस्टेंस गिवन होंगे, तो आपका 185.4 किलोमीटर वो बियर कर सकेगा। तो अब ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब वो कह रहा है कि जब पार्ट 2 में जब हम लोग डायमंड रिवेटिंग प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा। तो अब हम लोग वो वाला केस देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में अब हम लोगों को फिर से इसमें क्या करना है, ए नेट ही निकालना है, क्योंकि जो फर्स्ट केस में किया वो सेकेंड केस में करना है। तो अब ए नेट हम लोग किस किस सेक्शन के लिए निकालेंगे। अब हमारा फेलियर मोड हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये सारे लाइंस को इरेज कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइन हो जाएगा वरना। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या होगा ए नेट के केस में। सबसे पहले हम लोग एक ये सेक्शन अगर कंसिडर करते हैं तो ये है सेक्शन 1 2 और 3 जो हमारा स्ट्रेट सेक्शन होगा। आपको उसका नंबरिंग कर देना चाहिए, इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप कौन सा वाला सेक्शन ले रहे हैं। अगर आप नंबरिंग नहीं करेंगे तो वो कौन सा वाला लाइन आप किस तरफ से किसमें कौन सा ए नेट ले रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा डायग्राम में 1 2 3 4 ये सब मार्किंग कर देना है। अब आपका 1 2 3 ये हो गया। अब आपके पास ये बात है कि आपका या तो इधर में सिर्फ एक होल माइनस होगा या तो वैसा टीयर होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा केस भी तो हो सकता है कि ये 1 2 से आने के बाद ये इसको नियरेस्ट होल यहाँ मिल रहा है, वो इसको शायद यहाँ से फेल हो जाए। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा 4 और 5, मतलब 1 2 4 5 में भी फेल हो सकता है, 1 2 3 में भी फेल हो सकता है। ये दो केसेस बन सकते हैं। अब तीसरा केसेस क्या बन सकता है कि यहाँ से ये इस तरह से करके भी फेल हो सकता है। मतलब आप इसको 6 7
और ये 2 4 5 तो है ही इसका मार्किंग, मतलब आपके हर होल के पास आपको एक मार्किंग दे देना है। तो अब आपके पास कितना कितना पाथ बन रहा है, पहला पाथ फॉर 1 2 3, ठीक है, दूसरा पाथ फॉर 1 2 4 5, और तीसरा पाथ क्या बन रहा है 6 7 2 4 5, ये केसेस बन रहे हैं। अब आप डायरेक्टली एक और केस ले सकते थे, वो क्या होगा आपका, जब आप 6 7 4 5 लेंगे, तो अगर आप 6 7 4 5 लेंगे तो आपको रिवेटेड कनेक्शन में याद होगा कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में यहां फेलियर मोड लेते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा उसमें प्लस एक रिवेट होल का जो रिवेट वैल्यू है वो आरवी भी ऐड हो जाता है, ये हम लोग रिवेटेड कनेक्शन में किए थे। तो अगर हम लोग इस वाले होल को लीव कर देते हैं, सिर्फ 6 7 4 5 ले लेते हैं, तो ये रिवेट वैल्यू उसमें हेल्प करेगा, तो वो वैसे फेल तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वो वैल्यू ज्यादा आएगा। अगर आपको वो क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट क्रॉस चेक करने का मतलब एग्जाम में ये होगा कि आप फिर इस कॉन्सेप्ट को डिनाई करते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं कि आप अगर 6 7 4 5 में फेल हो रहा है, आप ये चेक कर रहे हैं और प्लस आप उसमें आरवी चेक करके आप ये बता रहे हैं कि वो वैल्यू ज्यादा ही है, लेकिन उससे ये समझ में आता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है। तो इसीलिए आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है। अभी हम लोग जब 6 7 2 4 5 ले रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग तीनों होल को कंसिडर कर रहे हैं फेल हो रहा है, तो अब इसमें हमारे पास इधर तो और कोई होल बचा नहीं एम्प्टी जिसका रिवेट वैल्यू हमारे पास ऐड होगा, तो मतलब हमारे पास अभी सिर्फ तीनों जो वैल्यू आएंगे वो तीनों में से कोई एक मिनिमम हो सकता है, बट 6 7 4 5 जो हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था वो वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें एक आरवी ऐड होगा और वो आपको हर हाल में ज्यादा निकलेगा। आप चाहें तो आप अपने कॉपी में आप इसको 6 7 4 5 का जो आपका स्ट्रेंथ निकलेगा वो और प्लस उसमें आरवी करके आप वो वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बोर्ड पे सिर्फ 3 केसेस कंसीडर कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 4 5 और 6 7 2 4 5, ठीक है। अब 1 2 3 में ए नेट क्या हो रहा था, अब आपके पास 1 2 3 में एक होल माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि बी माइनस एन डी इंटू टी, ये हो जाएगा। और इसमें क्योंकि 1 2 3 में आप सिर्फ स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं इसलिए कोई आपको इसमें माइनस भी नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड केस में 1 2 4 5, तो जब आप 1 2 4 5 में आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपके पास 2 रिवेट होल माइनस हो रहा है और आप एक स्टैगर्ड पाथ भी ले रहे हैं, तो 2 रिवेट होल माइनस होने के लिए बी माइनस, इसको एक्चुअली सिर्फ बी माइनस डी कर दीजिए, इसको बी माइनस 2d इंटू टी माइनस एस स्क्वायर बाई 4g इंटू टी, ये वाला टोटल आपको वैल्यू माइनस हो जाएगा। फिर आप थर्ड वाले केस में आ जाइए 6 7 2 4 5, इसमें आपका 3 होल माइनस हो रहा है और आप 2 बार स्टैगर्ड पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो जब आपका 3 बार रिवेट होल माइनस हो रहा है तो आप b माइनस 3d करेंगे इंटू टी, ये आपका एक एरिया हो गया, माइनस आपका ये वाला जो 2 स्टैगर्ड पाथ आप ले रहे हैं उसके लिए आपका s1 स्क्वायर बाई 4g1 t माइनस s2 स्क्वायर बाई 4g2 इंटू टी, यानी तो आप इसको एक साथ भी यहाँ ब्रैकेट में लिख के यहाँ आप प्लस कर सकते थे और फिर आप इसको ब्रैकेट को क्लोज करके बाहर में आप टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 सेक्शंस। अब आपको इन तीनों सेक्शंस में से आपको कैलकुलेट करना है कि ए नेट किसका सबसे ज्यादा होगा, सॉरी जो तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आपका फिर उसका स्ट्रेंथ में काउंट होगा, क्योंकि अगर आपका पी आप निकाल रहे हैं तो ए नेट जहाँ पे सबसे मिनिमम है वहां पे जो स्ट्रेंथ कैरी कर सकेगा वही आपका फाइनल लोड कैरिड होगा। अगर आप मैक्सिमम वाला वैल्यू पे निकाल देंगे तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि आप कंसिडर कर रहे हैं कि ए नेट ज्यादा है उसके हिसाब से पी ज्यादा लोड ले सकेगा, बट वो एक्चुअली कोई एक सेक्शन है जो तीनों में से कम वैल्यू आ रहा है तो वो वाला उस लोड के लिए फेल हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि ए नेट के केस में जो आपका तीनों में से सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो वाला वैल्यू आपका काउंट होगा। अब एक एक करके हम लोग वैल्यूज की बात करते हैं। बी 150 माइनस डी आपको 23.5 था इंटू 12 टी, इसको आप सॉल्व करेंगे एक वैल्यू आएगा। उसके बाद सेकेंड वाले केस में बी इसको एक्चुअली सेकेंड वाले केस को यहाँ लिखते हैं, बी माइनस 150 माइनस 2 इंटू 23.5 इंटू टी है आपका 12, ये हो गया b माइनस 2d इंटू टी माइनस, अब s क्या है, पिच डिस्टेंस, जितना आप स्टैगर्ड जा रहे हैं तो आप स्टैगर्ड कितना जा रहे हैं, ये पिच है आपको 50 mm
तो -50² डिवाइडेड बाई 4 इंटू, अब आप स्टैगर्ड इस वाले पाथ पे आ रहे थे, इस वाले पाथ का आपको गेज कितना है 37.5, तो ये हो जाएगा 37.5। मतलब जिस पाथ पे आप स्टैगर्ड जा रहे हैं उस स्टैगर्ड वाले पाथ का जो पिच होगा और जो उसका गेज होगा सिर्फ वो आपको कंसिडर करना है। अब इस केस में आपका सिर्फ एक स्टैगर्ड था, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 इंटू भी किसी बहुत सारे बुक में इस तरह से 1 इंटू लिखा रहता है। आप डायरेक्टली अगर सिर्फ 50 ये भी लिख देंगे तो भी वो 1 ही कंसिडर होगा, क्योंकि जब 2 आएगा तो उस केस में आप 2 इंटू करेंगे उस वैल्यू को। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक केस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा। और थर्ड वाला जो केस होगा ये वाला, इस केस में आपका b-3d मतलब 150 माइनस 3 इंटू 23.5 इंटू 12 माइनस, अब आपके पास ये दो वैल्यू, क्योंकि आपका दो स्टैगर्ड पाथ जा रहा है, एक ये, तो इसका पिच भी 50 है तो इसका पिच भी 50 होगा। इसका गेज 37.5 गिवन है और इसका भी 37.5 गिवन है। मतलब आपको सारे वैल्यूज जो होंगे s² डिवाइड बाई 4g में वो आपको सेम है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 50² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 37.5, तो इससे आपका एक थर्ड वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला वैल्यू है 1518 mm², सेकेंड वाला है आपको 1436 mm², और थर्ड वाला है 1354 mm²। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस केस में 1, 2, 3 के केस में सेक्शन आपका 1518 mm² आ रहा है, 2, 3, 1, 2, 4, 5 के केस में 1436 आ रहा है, लेकिन 6, 7, 2, 4, 5 आपको सबसे वर्स्ट हो रहा है। इसमें आपका जो आपका माइनस हो रहा है एरिया डिडक्शन वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तभी तो आपका ए ग्रॉस में से ए नेट आपका कम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये है आपका ए नेट। तो अब आपके पास ए नेट इज इक्वल टू 1354 mm², ये हम लोगों का निकल गया। अब हम लोगों को पी निकालना है इस केस में, तो आपको 1354 मल्टीप्लाइड बाई आपका 150 का स्ट्रेस का वैल्यू है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 203.1 किलो न्यूटन। अब जब आप 1 केस को सॉल्व कर रहे थे तो इस केस में 185 के अप्रोक्स आपका स्ट्रेंथ आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप इस 6 रिवेट्स को आप इस पैटर्न में अरेंज कर दिए, आपका ये चेन रिवेटिंग नहीं आके स्टैगर्ड रिवेटिंग हो गया, डायमंड पैटर्न में हो गया, तो इस केस में आपको ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गया 203.1 किलोन्यूटन तक ले लिया। मतलब आपको सिर्फ रिवेट के होल्स को अरेंज कर देने से आपको स्ट्रेंथ जो है वो बियर करने की कैपेसिटी ज्यादा हो गई। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन दैट द फ्लैट कैन कैरी, दोनों केसेस में। तो पहले आप केस 1 सॉल्व कर लेंगे, फिर आप केस 2 सॉल्व कर लेंगे। तो टेंशन मेंबर के किसी भी न्यूमेरिकल में ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें ही आपको कई बार एरिया आपको गिवन दे देगा, आपको लोड कैलकुलेट करने डायरेक्टली बोलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क का, कि इसमें आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको सिर्फ एक रिवेट होल होगा और आपको ये आपका टोटल प्लेट का साइज आपको बता देगा कि ये 150 mm बाई समथिंग है, और ये डायमीटर भी आपको बता देगा कि 22 mm का डायमीटर है, और कहेगा कि उसका या तो लोड कैरी निकालिए अगर उसका स्ट्रेस 150 है। तो लोड कैरिड उस केस में आप कैसे निकालेंगे, आप पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे और b माइनस डी करके इंटू टी करके आप ए नेट निकालेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रेस से, तो आपका p का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपको 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। या नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको स्ट्रेंथ कैरी करने बोला गया है कि आप स्ट्रेंथ कितना कैरी कर सकते हैं वो आप कैलकुलेट कीजिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आपको सारे कंडीशंस गिवन होंगे, इस बार जो 150/12 का आपको प्लेट का साइज गिवन था, आपको ये वाला साइज मिसिंग कर देगा, ये आपको टी कर देगा क्वेश्चन में, या एज्यूम करने बोलेगा कि आप जो भी लीजिए, और फिर आपको बोलेगा कि एक्चुअल टी कैलकुलेट करके निकालिए। तो उस केस में आपको क्या होगा कि आपको ये वैल्यू मिसिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको ये मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू देगा, क्योंकि इसमें ये गिवन था मैक्सिमम टेंशन एब्सेंट था, तो आप कैलकुलेट कर लिए। उस केस में मैक्सिमम टेंशन दे देगा, टी मिसिंग कर देगा, तो आप बैक कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला फिर भी यही रहेगा आपका। इसमें आपको कोई और चीज, आपको जो ए नेट निकालते हैं आप, तो आप ए नेट में से आपका जो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे टी थिकनेस में आप 12 करते थे, आपको उस केस में टी नहीं बता करके टी एब्सेंट कर देगा और आपको यहाँ पी बता देगा। तो आप ए नेट का जो फॉर्मूला निकालते हैं पी डिवाइडेड बाई सिग्मा करके, उससे आप निकालेंगे, जो आपका टी अननोन आएगा वो इक्वेट होकर निकल जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी फॉर्मूला के अराउंड ही रहेगा। अब अगर आप डिजाइन का क्वेश्चन करेंगे तो उस केस में आपको इसी फॉर्मूला के बेसिस पे अब सारे डेटा एज्यूम करने पड़ेंगे, कनेक्शन भी आपको खुद से बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो आपको कनेक्शन बना करके गिवन था,
तो आपको आईएस कोड का सारा स्पेसिफिकेशन जो है कि आपका पिच का, गेज का, एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, वो सारा स्पेसिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। तभी तो आपको अगर मान लीजिए स्टैगर्ड कनेक्शन बनाने के लिए भी बोल देता है तो आप स्टैगर्ड कनेक्शन किस तरह से बनाइएगा जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसका मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस कितना है। आपको 2.5D मिनिमम पिच डिस्टेंस होता है, तो आपको अगर वो वैल्यू याद नहीं रहेगा 2.5D, तो आप हो सकता है कि आप बहुत ही क्लोज कर देंगे दो रिवेट्स को। अब वो आप डायमीटर 20 mm का है तो आपको वो 50 mm से ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता है, तो उस केस में कहीं आप 25 mm में ही पिच प्रोवाइड कर दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको आईएस कोड के जो आप रिवेटेड कनेक्शन में स्पेसिफिकेशंस पढ़ते थे वो आपको यहाँ भी काम आएंगे और वो आपको नेक्स्ट वाले जब कॉम्प्रेशन मेंबर पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपके काम आएंगे। तो इसलिए आपको वो कनेक्शंस के जो सारे आईएस कोड स्पेसिफिकेशंस थे वो आपको याद होने चाहिए। तो ये इस तरह से आपका सॉल्व हुआ एक टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम लोग या तो टी मिसिंग वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम लोगों का ये थिकनेस मिसिंग होगा, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग उस थिकनेस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है an unequal angle ISS 125 by 75 mm is required to carry a tensile load of 160 kN. The angle section is connected to the gusset plate through the longer leg by 18 mm dia rivets as shown in figure. Select a suitable thickness for the angle. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एंगल है जो कि आपको अनइक्वल एंगल है 125 by 75 mm लेंथ का, जिसका लॉन्गर लेग जो है 125 वाला वो गसेट प्लेट से कनेक्टेड है कुछ रिवेटेड कनेक्शन से जो आपको फिगर में शोन है। अब इसके हिसाब से आपको कह रहा है कि 160 किलोमीटर ये पूरा टेंशन मेंबर कैरी कर सकता है, लेकिन उसको इस एंगल का थिकनेस नहीं पता है। तो आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? P = A net इंटू सिग्मा एटी। सिग्मा एटी चलो आप एज्यूम कर लेंगे FY 250 है, उससे आप निकाल लेंगे। P आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 160 किलोमीटर है, आपको ये A net नहीं पता है। अब इस A net को आप निकालने के लिए अगर आप जैसे आप प्लेट का केस लेंगे तो उसमें आप क्या करते थे? B - ND इंटू टी करते थे, या फिर अगर आप एंगल का मिलेंगे तो आप A1 + K A2 करते थे। इसमें जो आप A1 और A2 निकालते थे वो भी आपको टी पे डिपेंड करता था। अब आपको यही टी नहीं पता है तो इससे आपको ये वाला निकलने में प्रॉब्लम होगा। तो आपको बाकी सारे कंडीशंस आपको गिवन है और सिर्फ A net में आपको टी नहीं गिवन है, तो आप A net का जो फॉर्मूला है आप उसको टी के रेस्पेक्ट में अगर बना देंगे तो वो टी आपका अननोन रहेगा। फिर जब आप इस पूरे फॉर्मूले में उसको पुट करेंगे तो बाकी सारे वैल्यू नोन है तो आपको टी का वैल्यू भी नोन मिल जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपको P पता है तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख देते हैं। गिवन में है P = 160 किलो न्यूटन, एज्यूम Fy = 250 MPa, therefore sigma 80 = 150 MPa। अब आपकी ये दोनों कंडीशंस हो गए। अब आपको एंगल सेक्शन है प्लस इसमें दो लाइन में रिवेटिंग है। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारा एंगल सेक्शन होगा तो एंगल सेक्शन में हम लोग हमेशा चेन रिवेटिंग करते हैं जो कि आपको इसी लाइन के थ्रू होगा। मतलब ये अगर इसका सेक्शन है तो हम लोग हमेशा इस तरह से करेंगे, लेकिन कंडीशंस ये होगा कि आपका ये वाला लेंथ अगर ज्यादा नहीं है तो उस केस में आपका सिंगल रिवेटिंग ही होगा, क्योंकि अगर आप डबल रिवेटिंग करते हैं तो इसमें आपको ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको ये हम लोगों को अभी इसमें 50 mm गिवन है तो हम लोगों को ये मिनिमम पिच डिस्टेंस के क्राइटेरिया को पार करना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो एंड डिस्टेंस एज डिस्टेंस होते हैं वो भी हमारे पास इतना सफिशिएंट होना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग दो लाइन में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में क्योंकि 125 mm था तो इसमें हम लोग अगर 18 का दो रिवेट्स दिए तो ये 36 mm माइनस हुआ। तो 36 mm माइनस होने का मतलब है कि आपके पास 89 mm अभी भी है। 89 में आप 50 का आप ये गेज डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका 89 में से आप 50 माइनस किया तो आपका 39 है। तो उस 39 में आप 19.5 अबव और 19.5 बिलो आप अपना स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको ये चेक कर लेना है कि 18 mm के उसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं एंड और एज डिस्टेंस के क्राइटेरिया में। बट इस क्वेश्चन में आपको वैसे चेक नहीं करना है क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना है। अगर आपको कभी कहा जाए कि आप इसको चेक कीजिए कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो उस केस में आप देखेंगे आप अपने सारे क्राइटेरिया को निकाल के, तो वैसा क्वेश्चन आपको आता नहीं है कि इसको चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं है। तो अब फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दो लाइन में रिवेटिंग दिया है, लेकिन ये जो दोनों लाइन है ये आपको स्टैगर्ड है, मतलब एक रिवेट के ऊपर जस्ट दूसरा रिवेट नहीं है, यहाँ भी आपको एक रिवेट के नीचे दूसरा रिवेट नहीं है, तो ये आपको इस तरह से स्टैगर्ड पाथ फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एंगल का हम लोगों को P पता है, सिग्मा 80 पता है, हम लोगों को A नेट निकालना है। तो A नेट एंगल का क्या होता है? A1 + KA2, जिसमें हम लोगों का K होता है 3A1 / 3A1 + A2।
ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब इसमें ही हम लोगों को सारा वैल्यूज इसमें से देख करके समझ करके पुट करना है। अब इसमें क्या क्या होगा, पहला A1, दूसरा A2। अब आप A1 को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग A2 को डिस्कस करते हैं। A2 आपका ये वाला पोर्शन होगा जो आपको हेल्प करेगा। कितना होगा वो तो हम लोग K निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन A2 का एरिया क्या होगा, 75 इंटू टी होगा। अब 75 तो आपको कंप्लीट लेंथ है। हम लोग जब भी एंगल की बात करते हैं तो हम लोग ये जो थिकनेस का हाफ होता है ये, और इस साइड से भी जब बात करते हैं तो इस थिकनेस का जो हाफ होता है ये हम लोग लेते हैं, मतलब ये टोटल थिकनेस हम लोग नहीं लेते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग कितना का एंगल सेक्शन इमेजिन कर रहे हैं, ताकि बाद में वो क्रॉस चेक हो जाएगा। तो अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों को डिडक्शन करना है, तो अगर हम लोग ये 75 इंटू टी करेंगे तो अब हम लोगों को पहले क्या करना है, 75 माइनस ये t/2 करना है। तो अगर हम लोग A2 निकाल रहे हैं तो 75 फुल लेंथ है माइनस t/2, ये तो आपका टोटल एक लेंथ होगा 75 माइनस t/2। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे t से तो अब आपका जाके ये एरिया निकलेगा ना। अब तो आपको क्या हो जाएगा कि ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा। तो हम लोग इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूमिंग t इज इक्वल टू 10 mm। अब ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारा जो ये डिडक्शन वाला जो वैल्यू है लेंथ, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू में आए, ये इस तरह से t समथिंग माइनस t/2 करके नहीं आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये t इक्वल टू 10 mm एज्यूम कर रहे हैं। इस t को हम लोग अभी t ही रहने देंगे, क्योंकि यही t हमारा इस पूरे इक्वेशन में अननोन रहेगा ना, तभी तो कुछ आपको वैल्यू निकलेगा। अगर आप इस t को भी एज्यूम करके 10 ही पुट कर देंगे तो आपको पूरा a नेट एक वैल्यू में आ जाएगा, सिग्मा AT भी वैल्यू में है, p भी वैल्यू में है, तो आप निकालेंगे क्या फिर। तो आपको कुछ तो अननोन रखना पड़ेगा, तभी तो आप एक इक्वेशन में से कुछ निकाल पाएंगे ना। तो हम लोग इस t को अननोन रहने देंगे। ये वाला t का 10 लेने का मतलब है कि हम लोगों को ये जानना है कि हमारा एंगल का एक्चुअल में कितना लेंथ हम इमेजिन कर रहे हैं जो हमारा हेल्प कर रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान के चल रहे हैं कि हम 10 mm का अगर एंगल लेते, अगर वो सेफ होता, तो हम लोग इसमें क्या करते 5 mm माइनस करते। तो अब जो हमारा लेंथ निकला वो आ गया 70 इंटू टी। ठीक है, ये हो गया आपका एक कंडीशन। अब A1 की बात करते हैं। A1 में क्या हो रहा है कि आपका ये टोटल लेंथ है 125 mm। अब इस टोटल 125 mm में आपका 2 रिवेट होल आ रहा है, माइनस हो रहा है, लेकिन आप जहां पे भी देखेंगे वहां एक ही रिवेट होल हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको ये वाला का अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करना है टोटल, तो आपको इसमें पहले ये जो होल के जो डिडक्शंस है इसको काउंटर करना पड़ेगा। अब होल का डिडक्शन आपको एक स्ट्रेट लाइन में हो नहीं रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्टली b माइनस एन डी कर नहीं सकते हैं। तो अब आपको इस केस में भी आपको क्रिटिकल सेक्शन चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा वाला डिडक्शन माइनस करेंगे। तो पहला क्रिटिकल सेक्शन, इधर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे प्लेट एंगल एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि एक आपका सेक्शन ये होगा जिसका नंबरिंग हम लोग देंगे 1 2 3। अब ये जो एक केस है, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि यहाँ से आके ये कुछ इस तरह से टीयर हो जाए, तो इसका नंबर देंगे हम लोग 4 और 5। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, 2 सेक्शन हो रहा है। एक सेक्शन है आपका 1 2 3 और एक है आपका 1 2 4 5, और कोई केसेस इसमें बनेगा नहीं। तो जब हम लोग 1 2 3 की बात करेंगे तो हमारा सिर्फ एक होल, डायमीटर ऑफ होल माइनस हो रहा है, और हमारा स्ट्रेट पाथ है तो कोई स्टैगर्ड डिस्टेंस भी नहीं आएगा। तो हम लोग पहले 1 2 3 के केस में निकाल लेते हैं। 1 2 3 के केस में हो जाएगा 125 माइनस, अच्छा अब आपका नेट डायमीटर गिवन था 18 mm का। तो यहाँ पे जब आप गिवन कंडीशंस लिख रहे थे तो यहाँ पे आपको ग्रॉस डाया भी निकाल लेना था कि ग्रॉस डाया इज इक्वल टू 18 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 19.5 mm। ठीक है, अब ये क्या होगा 125 माइनस ये वाला, आप अभी इस सेक्शन पे ले रहे हैं तो आप सिर्फ एक होल माइनस कर रहे हैं, तो ये 19.5 इंटू टी। अब टी तो कॉमन ही रहेगा। अब अगर आप दूसरा सेक्शन लेते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको 2 रिवेट होल है और एक स्टैगर्ड पाथ है। तो अगर इसको 125 माइनस 39 इंटू टी, ये तो हो गया हमारा इस 2 होल का माइनस करने के बाद वाला एरिया। अब इसमें हम लोग क्या माइनस करते थे, एस स्क्वायर जो कि आपका पिच है 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू गेज डिस्टेंस वो भी 50 है, तो इस इंटू टी। तो इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू इससे आ जाएगा, ये है 1 2 4 5 के लिए और ये है 1 2 3 के लिए। दोनों में से जो आपका मिनिमम वाला वैल्यू आएगा वो वाला आपका ए नेट हो जाएगा, क्योंकि एक में आपको ज्यादा एरिया आ रहा है, एक में आपको कम एरिया आ रहा है। इसका मतलब है कि कम वाला एरिया जो भी आएगा वो आपका गवर्न होगा। तो इस केस में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 माइनस 19.5 मतलब 105.5 टी।
और इस केस में ये आ जाएगा 93.5t। इसका मतलब है कि ये 1 2 4 5 आपका ज्यादा गवर्न करेगा, ये आपको कम नेट एरिया दे रहा है। तो अब ये हुआ आपको A1 का वैल्यू, क्योंकि आप इस वाले लेंथ में आप कैलकुलेट करते हैं, ये 125 था आपका, इसमें आप ये दो रिवेट होल को कंसिडर करते हुए और स्टैगर्ड पाथ को देखते हुए आप ये टोटल लेंथ निकाल रहे थे। तो ये टोटल लेंथ आया था आपका 93.5 मल्टीप्लाइड बाय आप उसको टी कर देंगे तो वो आपका एरिया आ जाएगा। अब ये जो 93.5 है ये है आपको A1। अब जब आप K निकालना चाहेंगे तो K में आपको इसी को 93.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 93.5 3A1 है ना इंटू 3 और प्लस A2, तो प्लस आप इसमें कर देंगे 70, क्योंकि सब में T है तो वो एक्चुअली क्या होगा, K तो यूनिटलेस होता है तो वो T कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें T नहीं लिख रहे हैं। तो ये आएगा वैल्यू आपको 0.8। अब K आपको 0.8 मिल गया, A2 आपको 70t है, A1 आपको 93.5t है। तो जब आप निकालना चाहेंगे आपको टोटल A नेट, तो A नेट क्या हो जाएगा 93.5 t प्लस 0.8 इंटू जो आपका A2 आया था 70t। तो ये इसको जब आप टोटल को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 149.5 t mm² आपका A नेट आ रहा है। अब ये t के रेस्पेक्ट में आ रहा है। अब आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा कि आपको A नेट मिल गया इस एंगल के केस में, इस दो रिवेट होल में जो भी आपका क्रिटिकल सेक्शन था उसके हिसाब से आप ये लेंथ निकाल ली है। और ये वाले लेंथ में क्योंकि कोई होल आ नहीं रहा है तो ये पूरी आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप टोटल मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आपको आ गया A2 में आपको 70 इंटू टी। तो अब आप इसको जब टोटल सॉल्व कर लिए तो A नेट आपका मिल गया। तो अब आप अगर इसमें पुट करेंगे P इज इक्वल टू 160 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आपको 149.5 t इंटू 150। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको t निकल जाएगा, तो t आएगा आपको 7.13 mm। इसका मतलब है कि अगर आप 8 mm का एंगल प्रोवाइड कर देंगे IS से 125/75/8 mm, तो वो आपको इस टोटल लोड 160 किलो न्यूटन को ले लेगा, क्योंकि एक्चुअली वो 7.13 ही चाहिए इस लोड को बियर करने के लिए, लेकिन अगर आप 8 प्रोवाइड कर दी तो मतलब ये इससे ज़्यादा भी ले लेगा। तो यही है आपका वो सुटेबल थिकनेस जो आप निकालते हैं। देयरफॉर प्रोवाइड t इज इक्वल टू 8 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाले क्वेश्चन को कि आपको A1 और A2 जो निकालना है, तो ये A1 और A2 ही आपका इस पूरे न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले न्यूमेरिकल में भी जब आपका प्लेट था तो उस केस में आपका A नेट निकालना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरह से स्टैगर्ड पाथ के लिए क्या माइनस करेंगे वो आपको ध्यान रखना होगा। इस केस में भी आपको A1 और A2 निकाल के A नेट निकालना था, तो A2 तो आप क्लियरली निकाल दिए, एज्यूम करके कि आप 10 mm का ले रहे हैं, रिक्वायर्ड आपका 8 mm का ही आ रहा है, तो वो वैसे भी कम अलाउंस ही माइनस होता तो वो 71t होता और A नेट ज़्यादा निकलता और ये वैल्यू ज़्यादा सेफ होता। तो इसलिए हमारा जो वो एजम्पशन था ये भी करेक्ट था कि हम लोग 10 mm का ले रहे हैं t। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो ये अलाउंस है ये ज़्यादा माइनस हो गया। अगर आप 8 mm का भी यहाँ अगर वापस क्रॉस चेक करेंगे, आप यहाँ 8 mm पुट करेंगे तो यहाँ 8/2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये 71t हो जाएगा। 71t हो जाएगा तो ये A नेट आपको 149.5 के बदले थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 149.8 ही हो जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपको जो t आएगा वो 7.13 के बदले हो सकता है 7.01 ही रिक्वायर्ड आए। तो हर हाल में तो आप 8 mm ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको एक तरह से बैक कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं कि जो आप एजम्पशन लिए थे वो करेक्ट था या रॉन्ग था। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा जब एंगल के केस में हमारा क्वेश्चन आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप A नेट निकालने के लिए आप पहले A1 निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे, फिर K निकालेंगे, क्योंकि A1 और A2 नहीं निकलेगा तो आपको K का वैल्यू नहीं निकलेगा। जब K का वैल्यू नहीं निकलेगा तो आप A नेट नहीं निकाल पाएंगे, भले आप A1 और A2 निकाल चुके होंगे। तो आपको ये A2 आपको बहुत इजी होगा क्योंकि ये अनकनेक्टेड लेंथ है, लेकिन A1 में आपको कैलकुलेशंस होंगे क्योंकि आपको रिवेट होल आ रहे हैं। डायग्राम में आपको देखना पड़ेगा कि अगर सेम लाइन में आ रहे हैं तब तो वो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, फिर आपको उसमें स्टैगर्ड पाथ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सेम लाइन में नहीं आ रहे हैं तो आपको दोनों सेक्शन चेक करने पड़ेंगे। तो दोनों सेक्शन चेक करने में जो सा आपका सबसे कम A नेट देगा, A1 देगा, वही वाला आपको चुनना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपका A1 आ जाएगा, फिर उसको आप सॉल्व करके आप K का वैल्यू निकाल के A नेट निकाल लेंगे। फिर A नेट को जब सेम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, यही आपका बेसिक इक्वेशन है।
तो इससे आपको सारे प्रॉब्लम इसमें आपको सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको परमिसिबल स्ट्रेस भी किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है तो आप ए नेट आपको निकल जाएगा, पी आपको पता रहेगा तो आप सिग्मा एटी निकाल सकते हैं। पी पूछेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा था तो हम लोग ए नेट निकाले, सिग्मा एटी पता था, हम लोग डायरेक्टली अपना पी निकाल लिए। तो आपको बेसिक ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें क्या क्या आ रहा है, लोड है, एरिया है और परमिसिबल स्ट्रेस है। उसके हिसाब से आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखना है, जैसे ये के का वैल्यू आपको याद रखना है। अगर यही डबल एंगल हो जाता तो आपको 5a1/5a1 + a2 हो जाता। तो ये सब चीज़ें बस आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर आपको ये चीज़ें आपको IS कोड 800 में आपको ये जो एंगल का केस है, ये आपको जो ए नेट का फॉर्मूला है ये आपको IS 800 में गिवन है, आपको क्लॉज दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको अगर IS कोड अलाउड होता है, अगर आप अपने एग्जाम में ले जा सकते हैं, तो वहाँ आपको ये के का फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एंगल्स एंड स्ट्रट के केस में आपको IS कोड में आपको पेज नंबर और क्लॉज नंबर बता दिया जाएगा। उसमें आपको ये दोनों केसेस, जो तीनों केसेस हम लोग डिस्कस किए थे, वो तीनों केसेस का ए नेट जो है आपको फॉर्मूला के साथ उसमें गिवन रहता है। तो आप या तो डायरेक्टली वहाँ से ऑब्टेन कर ले, या फिर अगर आपको IS कोड अलाउड नहीं रहता है, उसके स्ट्रेसेस वगैरह अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है, फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको ये फॉर्मूला वैसे भी याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बेसिस पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आपको डायरेक्टली एग्जाम में ये के का वैल्यू ही पूछ देता है, या आपको 3a2 / 3a1 + a2 इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सा वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा वैल्यू ऐड हो रहा है, ये चीज़ आपको याद रहेगा। तो आपके ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सेमेस्टर एग्जाम में भी। तो ये हुआ एक टाइप का न्यूमेरिकल, इसमें हम लोग एंगल डिस्कस किए, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग प्लेट डिस्कस किए थे। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं डिजाइन का, उससे आपको लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद जो आपके डाउट्स होंगे उससे रिलेटेड हम लोग एक और क्लास लेंगे, फिर हमारा टेंशन मेंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिजाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन अ सुटेबल सिंगल एंगल सेक्शन एज अ टाई मेंबर टू कैरी अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 100 kN टू बी कनेक्टेड बाय 16 mm डाई रिवेट्स टू 10 mm थिक गसेट प्लेट। इस डिजाइन के क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कंडीशंस गिवन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आपको कंडीशंस इतने गिवन नहीं होते हैं। जैसे आपको इसमें गिवन है 16 mm डाया का रिवेट्स यूज करना है और आप गसेट प्लेट 10 mm थिक में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये 16 mm डाया आपको नहीं गिवन होता, तो आपको अनविंस फॉर्मूला से जब आप डिजाइन के अंदर आप कनेक्शन डिजाइन करेंगे तो वहाँ आपको ये निकालना पड़ता है। इस केस में आपको ये गिवन है तो आपका एक स्टेप बच गया, आपको वो कैलकुलेट नहीं करना है अनविंस फॉर्मूला से। फिर आपको क्या करना है, सुटेबल सिंगल एंगल सेक्शन। इसका मतलब है कि आप अभी सिंगल एंगल सेक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है, आप डबल वाला यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आपको पी गिवन है 100 kN। तो अब अगर हम लोग डिजाइन स्टेप में पहले हम लोग गिवन कंडीशन लिख देते हैं, P = 100 kN, फाई आपको 16 mm का है, देयरफॉर ग्रॉस डाया = 16 + 1.5 = 17.5 mm, ठीक है। टी गसेट प्लेट का 10 mm। अब आपको ये सारे कंडीशंस गिवन है। आपका बेसिक फॉर्मूला क्या होता था, P = A net × सिग्मा AT। अब डिजाइन में हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, ए नेट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करते थे। तो ए नेट रिक्वायर्ड हम लोग कैसे निकालते थे, P / सिग्मा AT। क्योंकि आपको सिग्मा AT अब इसमें नहीं गिवन है तो आप यहाँ एज्यूम करेंगे कि एज्यूम Fy = 250 MPa, देयरफॉर सिग्मा AT = 150 MPa। 0.6 × 250 करेंगे तो 150 आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 × 10⁻³ इसको न्यूटन में कर देंगे और ये आपको 150 Nm² में है। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 667 mm²। ये आपका आ रहा है ए नेट रिक्वायर्ड। अब आपका सेकेंड स्टेप क्या होता था कि जो भी ए नेट रिक्वायर्ड आपका आ रहा है, आप उसमें डिडक्शंस को कंसिडर करते हुए आप 30% जब उसको इंक्रीज कर देंगे एरिया, तो आपको वो ए ग्रॉस मिल जाएगा रिक्वायर्ड। तो आप 667 आपका है तो आप ए ग्रॉस कैसे निकालेंगे, ए ग्रॉस = एज्यूमिंग 30% अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो 667 × 1.3, या आप लिख भी सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में। तो जब आप इसको टोटल को सॉल्व करेंगे ये आएगा 867.1 mm²। आप यहाँ ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ए नेट बाय 30% टू काउंटर डिडक्शंस को कंसिडर करते हुए आप 30% इंक्रीज कर दिए ए नेट को, तो ए ग्रॉस आपका आ गया। अब ये ए ग्रॉस आपका रिक्वायर्ड आया है क्योंकि आप 30% मान के चल रहे हैं एजम्पशन।
अब आपको ये जो अभी आप जो एंगल चूज करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो ए नेट आता था वो आपका इस एंगल में सारे डिडक्शंस को माइनस करने के बाद वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग जैसे ए ग्रॉस हमारा 867 आया है, अब हम लोगों को क्या करना होगा, एक एंगल चूज करना पड़ेगा जिसका ए ग्रॉस इससे ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा वाला ए ग्रॉस आप या तो इक्वल एंगल भी चूज करते हैं, अनइक्वल एंगल भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन है कि आपको इक्वल या अनइक्वल चूज करना है, आपको सिर्फ बोला गया सिंगल एंगल सेक्शन चूज करना है। तो आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं कि आप में से कोई एंगल इक्वल एंगल ले लेगा, कोई अनइक्वल एंगल ले लेगा, बट ए ग्रॉस आपको इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अब हम एक एंगल सेक्शन स्टील टेबल यूज करते हैं और उससे हम एक एंगल सेक्शन चूज करते हैं कि हमारा 867.1 से ज्यादा कौन सा आ रहा है। तो अगर हम लोग स्टील टेबल में जैसे अनइक्वल एंगल का अगर हम लोग टेबल देखें तो इसमें हमारा, आप इक्वल भी ले सकते हैं अनइक्वल भी ले सकते हैं, हम अभी अनइक्वल एंगल पे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अनइक्वल एंगल में अगर आप देखेंगे तो आपका रिक्वायर्ड है ग्रॉस 867। तो जब आप इस पूरे टेबल में देखेंगे तो 867 से ज्यादा आपको सबसे पहला एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है ISA 75/50/8। इसमें आपको ए ग्रॉस आ रहा है 938 mm²। तो हम लोग पहले एज्यूम करते हैं कि हम लोग यही वाला ले रहे हैं, तो हम लोग प्रोवाइड ISA, या फिर हम लोग प्रोवाइड नहीं लिखेंगे, चूज ISA 75/50/8। therefore A gross provided is equal to 938.1 mm square, 938 एक्चुअली, तो 938 mm स्क्वायर आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपना ए ग्रॉस। अब आपको ए ग्रॉस तो इससे ज्यादा हो गया और इस क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ द मेंबर नहीं गिवन है, तो इसका मतलब है कि आपको जब लेंथ नहीं गिवन है तो आपको स्लेंडरनेस रेशियो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो L/R होता है। R तो आप इसका चूज कर लेंगे लेकिन आपको L नहीं पता है, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसमें स्लेंडरनेस रेशियो को कंसिडर करते हुए एरिया चूज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ ए ग्रॉस से ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे, वो एरिया हमारा सेटिस्फाइड होगा। अदरवाइज हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सारे न्यूमेरिकल करने के बाद स्लेंडरनेस रेशियो भी चेक कर लेते थे कि कहीं वो स्लेंडरनेस रेशियो में फेल तो नहीं हो जा रहा है, फिर हम लोगों को सेक्शन इंक्रीज करना पड़ता था। तो इस केस में आपको लेंथ नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको स्लेंडरनेस रेशियो नहीं चेक करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन होता कि लेंथ ऑफ द मेंबर इज 2 मीटर 3 मीटर, तो उस केस में आपको ये डायरेक्टली फाइनल आप नहीं करके आप स्लेंडरनेस रेशियो भी चेक कर लेते, या तो लास्ट में या पहले, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब इस केस में हमारा ये ए ग्रॉस तो फाइनल हो गया। अब हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये ए नेट इसमें से कितना, ए ग्रॉस में से हम लोग डिडक्शंस माइनस करेंगे, जो हमारा ए नेट कितना आएगा, वो हो सकता है इससे कम भी आ सकता है क्योंकि ए ग्रॉस ज्यादा है, लेकिन हो सकता है डिडक्शन ज्यादा हो। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, ए नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा इस एंगल के केस में। एंगल तो हमें फाइनल हो गया, अब इसमें ए नेट कैलकुलेट करेंगे तो सिंगल एंगल है तो A1 + KA2, जिसमें से K का आपको वैल्यू पता है कि K = 3A1 / 3A1 + A2। लेकिन अब हम लोगों को ये नहीं पता है कि सिंगल एंगल सेक्शन तो है, लेकिन अब हम लोगों को उसका कनेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता है कि उसमें कितने रिवेट्स आने वाले हैं, कितने किस चेन लाइन में आने वाले हैं, सिंगल है डबल है। तो अब हम लोग जब 75/50 चूज कर रहे हैं, ये हमारा 75 है, ये हमारा 50 है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा 75 वाले में ही हमारा रिवेट कनेक्टेड है। तो 75 में आपका अगर आप 17.5 का रिवेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास बाकी लेंथ ज्यादा बच नहीं रहे हैं, आप 75 में से आप 17.5 का यही प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो आपको फिर दोनों तरफ एंड और एज डिस्टेंस को भी सेटिस्फाई करते हुए देखेंगे तो आपको एक सिंगल लाइन में ही आपको रिवेट आना चाहिए। तो अब कितने रिवेट्स आएंगे ये हम लोगों को नहीं पता है, तो अब हम लोग आएंगे रिवेटेड कनेक्शन में। जो हमारा कनेक्शन डिजाइन होता था उस पर हम लोग क्या करते थे, रिवेट वैल्यू निकालते थे। तो हम लोग उसके पहले क्या करते थे, शेयरिंग चेक करते थे। अब शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता था, क्योंकि सिंगल एंगल है, गसेट प्लेट से कनेक्ट हो रहा है, मतलब सिंगल शेयर है, तो इसका फॉर्मूला होता था आपको π/4 d² × τVF। अब τVF हम लोगों को भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक केस एज्यूम करेंगे कि एज्यूमिंग पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स। तो पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट के केस में τVF हमारा हो जाएगा 90 MPa और हमारा बियरिंग में हो जाएगा सिग्मा 270 MPa। तो अब हम लोग π/4 × 17.5² × 90, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा शेयरिंग का वैल्यू आ जाएगा। और बियरिंग के केस में क्या होगा आपका dt × सिग्मा, तो d है आपका 17.5, अब t,
आप एंगल अभी यूज कर रहे हैं 8 mm का, गसेट प्लेट है 10 mm का, इसका मतलब है कि आप 8 mm से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका मिनिमम थिकनेस होगा इंटू 270, तो शेयरिंग का वैल्यू आ जाएगा 21.64 किलो न्यूटन और बियरिंग का आ जाएगा 37.8 किलो न्यूटन। इसका मतलब है कि शेयरिंग मिनिमम है, तो इसलिए आपका रिवेट वैल्यू जो है RV वो 21.64 किलो न्यूटन है। अब रिवेट वैल्यू आपको मिल गया, तो आप अगर हम इसको इरेज करें यहाँ से, तो आप अब क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ रिवेट्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ रिवेट्स इक्वल टू P बाई RV, तो P आपका कितना है 100 डिवाइडेड बाई RV है आपका 21.64, तो ये आपको अप्रॉक्स 5 रिवेट्स रिक्वायर्ड होगा। अब आपको 5 रिवेट्स लगाना है, तो आपको ये तो पता चल गया, अब उसका आप पहले पिच कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको 17.5 उसका टोटल आपका ये है ग्रॉस डायमीटर है, तो आपका पिच क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 17.5, तो ये आपका 45-46 के अप्रॉक्स आएगा, तो आप 50 mm प्रोवाइड कर सकते हैं पिच। उसके बाद आपका एज डिस्टेंस, ये आप 2 इंटू 17.5 प्रोवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 35 mm। तो आप 35 और 50 इसका पिच है, तो 50 पिच तो उसके लेंथ क्या होगा। एज डिस्टेंस आपको हुआ है जब आप इसका एक प्रोवाइड करेंगे इस तरह से, एंगल ये आपका एंड हो रहा है, तो यहाँ से जो आप 35 mm अपना डिस्टेंस छोड़ करके आप पहला रिवेट होल प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपका टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स प्रोवाइड होगा 5, ये, और इस तरह से ये गसेट प्लेट से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके बाद आपका ये वाला एंगल ये इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। अब ये जो 5 हुआ, इसमें जो आप पिच कैलकुलेट किए, ये आपका कैलकुलेट हुआ 50, ये आपका कैलकुलेट हुआ 35, ठीक है। अब आपको टोटल, क्योंकि ये लेंथ है आपको 75, जिसमें आप 17.5 का ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बाकी उस हिसाब से आप अपने एंड और एज डिस्टेंस जो है आपका एंड डिस्टेंस वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आ रहा होगा, बट अभी वो हमारे पास रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रोवाइड करना है तो रिवेटेड कनेक्शन तो प्रोवाइड होगा ही। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंगल प्रोवाइड करेंगे या डबल प्रोवाइड करेंगे, तो आपको यही रूल आउट करना था। तो आपको ये पता तो चल गया कि आप डबल नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपका ये जो लेंथ है ये बहुत स्मॉल है, ये सिर्फ आपको 75 mm का आपका एंगल है। तो अब आपके पास ये आ गया कि आपका टोटल 5 रिवेट्स है सिंगल लाइन में। तो अब अगर आप ए नेट निकालेंगे किसी भी जगह पे, तो आपको सिर्फ ये डायमीटर ऑफ होल ये माइनस करना पड़ेगा। अगर आपका 2 लाइन में आता तो आपका 2 अलग अलग सेक्शन बनता। तो अब हम लोग जो हमारा ए नेट निकाल रहे थे, उसके लिए हमारा A1 क्या आएगा, A1 आ जाएगा आपको टोटल 75 माइनस आपको एक तो T/2 इसका ये जो थिकनेस है, तो 8 mm का है, तो 8/2, और माइनस आपको करना है ये ग्रॉस डायमीटर, तो ये हो जाएगा 17.5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे इंटू T करेंगे, तो ये आपको A1 निकल जाएगा। फिर आप A2 निकालेंगे, तो A2 है आपका इस केस में 50 का, तो 50 माइनस 8/2 इंटू 8, इससे आपको A2 निकल जाएगा। तो जब A1 और A2 निकल जाएगा, तो फिर आप उसके बाद K भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको A1 और A2 पता है, तो आप उसके बाद K निकाल लेंगे। तो A1 आ जाएगा 428 mm स्क्वायर, A2 आ जाएगा 368 mm स्क्वायर। तो अब अगर K निकालना है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 3 इंटू 428 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 428 प्लस 368। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो K आ जाएगा 0.77। अब आपको K मिल गया, तो आप A नेट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। A नेट इज इक्वल टू 428 प्लस 0.77 टाइम्स 368, तो ये टोटल आपको A नेट आ जाएगा 714 mm स्क्वायर। अब आपका A नेट रिक्वायर्ड कितना था 667 mm स्क्वायर। A नेट आ कितना रहा है आपका एक्चुअल केस में 714 mm स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये A नेट जो प्रोवाइडेड है वो ओके है, सेटिस्फाइड है, क्योंकि आप A नेट में ही 30% इंक्रीज किए थे, तो A ग्रॉस आया था। फिर उस A ग्रॉस से आप जब ये कनेक्शंस माइनस किए, तो ये आपको A नेट आ रहा है, जो कि आपको A नेट प्रोवाइडेड से ज्यादा है। यही हमारा डिजाइन कंडीशन होता था, तो ये A नेट फाइनल हो गया। तो अब हम लोग चेक कर लेंगे कि टोटल लोड कितना आ रहा है। तो टोटल लोड आपको आ रहा है इसी A नेट के अकॉर्डिंग 714 इंटू 150, तो ये आपको अप्रॉक्स 107.1 किलो न्यूटन के आसपास आ रहा है। तो आपको लोड कितना कैरी करना था 100 किलो न्यूटन।
आपका इस कंडीशंस में आपका लोड कितना कैरी हो सकता है, 107.1 किलो न्यूटन। इसका मतलब है कि जो आपका रिक्वायर्ड लोड कैरी करना था उससे ज़्यादा ही ये कैरी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ISA 75/50/8, ये हमारा एंगल फाइनल है। और इसमें आप कनेक्शंस डिजाइन कर ही चुके हैं, आप नंबर ऑफ रिगर्स निकाल ही चुके हैं, पिच डिस्टेंस निकाल ही चुके हैं। डायग्राम बनाना हमेशा से कंपलसरी है। आपको जब भी डिजाइन का क्वेश्चन आएगा तो एक आपको ये वाला एंगल इस तरह से क्रॉस सेक्शन बनाना है, ये गसेट प्लेट से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे एक सिंगल रिवेट होल रहेगा। इसका आपको टोटल डायग्राम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ दिखाना है और उसके बाद आपको ये वाला प्लान भी दिखाना होगा कि आप किस तरह से रिवेट अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद आपको पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस ये दोनों दिखाना होगा। एंड डिस्टेंस आप नहीं भी दिखा सकते हैं। फिर आपको ये टोटल एंगल दिखाना पड़ेगा। ये पूरा डायग्राम आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसका भी 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो ये है आपको टेंशन मेंबर में आपको जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। एक आपको हो गया प्लेट है, उसका जब टीयरिंग होगा तो उसका एनेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक आपका एंगल सेक्शन के केस में आपको लोड कैलकुलेट करने का, जिसमें आप लोग थिकनेस कैलकुलेट किए। और एक हमारा एंगल सेक्शन का हम लोग डिजाइन का क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें अगर आपको लेंथ गिवन होता तो हम लोग इसमें आपको स्लेंडरनेस रेशियो भी चेक करते। अब वो नहीं गिवन है तो हमको ये चेक करना था कि हम कौन सा एंगल चूज करेंगे और वो एंगल सारे कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो वो एंगल आपको ए नेट रिक्वायर्ड से ज़्यादा ए नेट प्रोवाइडेड दे रहा है और आपको डिज़ाइन करके भी आप सारा स्टेप्स प्रोवाइड कर ही दिए हैं। तो आपको और कोई इससे बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आपको इस न्यूमेरिकल में बचता है। तो आपको ये तीनों टाइप्स के न्यूमेरिकल आज के क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ये तीनों टाइप्स के न्यूमेरिकल आपको बाकी सारे टाइप के न्यूमेरिकल के बेस है। ये आपको सबसे ईजिएस्ट न्यूमेरिकल्स है। ये अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप आगे और फर्दर दूसरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। फिर आप उसमें से सॉल्व कीजिए। जो आपको डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आप हमारे फेसबुक पेज पे आके आप मैसेंजर में वो डाउट्स हमें भेज सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर अपना नेक्स्ट वाला क्लास शेड्यूल करेंगे जिसमें आपके डाउट से रिलेटेड आपको सारे और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के जो टफ न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।